پتا نہیں میں بھی ذرا مجھے پہلے تو میں سمجھا میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں میم کے ساتھ ہی آئی ہیں نا تو میں سمجھی میں
अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, स्टूडेंट अभी सिर्फ 11 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली मैं पर्सनली आपको मैसेज कर चुकी हूँ, तो अब मैं वेट नहीं करूँगी स्टूडेंट्स का। आप सबको स्केड्यूल मिल चुका है, जो सेंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपके एडवाइज़र आपको दे देंगे, और जो सब्जेक्ट है टीचिंग लर्निंग के रिगार्डिंग वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें बेटा आपका सेंस ऑफ एग्जामिनेशन है, सारा कोर्स कंटेंट जो है, जो कुछ भी मैं आपको अब तक पढ़ा चुकी हूँ वो सब इंक्लूड होगा। आप सबको पता है कि 90 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 45 SCQs और 45 MCQs। 45 मार्क्स के MCQs होंगे, 45 मार्क्स के आपके SCQs होंगे, और सारा कंटेंट तैयार करना है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, द टाइम सर्चिंग फॉर द प्रीवियस पेपर्स। तो कुछ प्रीवियस पेपर्स UHS के मुझे मिले, जिसमें कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो आपके कंटेंट के अंदर मौजूद नहीं थी, लेकिन पेपर्स में आई हुई हैं, तो वो मैं आज थोड़ा सा आपको शॉर्टली पढ़ाऊँगी। 2 रीज़न है उसके। एक तो ये कि आपके एग्ज़ाम में भी उसमें से क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा ये कि जो बाद में भी अगर देखें, वी डोंट नो, अभी फ़िलहाल आपका सेंड्स अप हो रहा है, उसके बाद हो सकता है कि एग्ज़ाम, ज़ाहिर है एग्ज़ाम की डेट हमें कंफर्म नहीं है, UHS कब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट करता है, तो उसमें जो भी टाइम पीरियड दरमियान में मेरे पास बच जाएगा, तो उसमें भी मैं जो है वो फिर प्रॉपरली बेशक पूरा कंप्लीट करके जो इस तरह के टॉपिक्स हैं वो रेडी करके आपको मैं पढ़ा दूँगी। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे नज़र आई थी, जो मुझे लगा कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में आई हैं, और आप अभी वाले एग्ज़ाम में भी आपके आ सकती हैं। ठीक है, तो 1-2 मिनट लगेंगे। मेरे पास इत्तेफाक से कुछ चीज़ों की PPTs रेडी थी, तो मेरा इस तरह की बातों के अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है बेटा कि आप पास पेपर कर लें तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखें, सुबह वाले लेक्चर में भी ये समझाया था आपको कि ऐसा नहीं, आप लोगों के पास टाइम नहीं था, बहुत टाइम था आपके पास। आप अगर उसको तरीके से यूटिलाइज़ करते तो फिर इस तरह की जो है बातें आप मेरे सामने ना करते, बिकॉज़ उसके बाद भी फिर सिर्फ ये सेंड्स अप नहीं देने हैं आपने। ज़ाहिर है आपके जो एग्ज़ाम है UHS के किसी भी वक्त डेट शीट आ सकती है, तो अभी भी वक्त है। आप सेंड्स अप में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन टाइम को वेस्ट ना करें, थोड़ा सा सीरियस हो जाए अपनी पढ़ाई की तरफ, और चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करें। डेट शीट आपको मिल चुकी है, आई थिंक कमिंग वेंसडे को आपका टीचिंग लर्निंग का पेपर है। मैं PPT अपलोड करती हूँ, 2-3 मिनट लगेंगे, फिर हम इसको जो चीज़ें मैं आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ वो मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस वक्त, वो भी आपने ध्यान से देखनी है। साथ कॉपी पेंसिल रख लें, कुछ लिखना चाहते हैं या वैसे आपको याद रहेगा जो कुछ भी है, उसमें से भी कुछ भी एग्ज़ाम में आ सकता है। MCQs जो कुछ पढ़ाया है उसी में से आएगा, लेकिन ऑब्वियसली वर्डिंग सेम टू सेम आपको स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, तो ऑब्वियसली आप MCQs भी जो है वो आप देख लेंगे कि उसमें MCQs आप अटेम्प्ट कर लेंगे। पास्ट पेपर जिस वक्त मेरे पास ऑफ में नहीं है, मैंने जस्ट जो एडमिन ऑफिस है वहाँ से मुझे, और ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 2 ही पास्ट पेपर्स मुझे नज़र आए थे, तो उन्हें मैंने रीड आउट किया। मेरे पास है नहीं इस वक्त पेपर्स, ठीक है। अभी जो चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, उनको तरीके से अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपका एक पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इन चीज़ों पे फोकस करें, और थोड़ा सा थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो चुके हैं आप लोग, उस दिन भी समझाया था, थोड़ा सा मेहनत करने की, ज़रा हाथ पाँव हिलाने की आदत डालें। स्टूडेंट्स अपने लिए बड़ी चीज़ें, बल्कि टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास चीज़ें हुआ करती हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं आप लोगों को बोल बोल के थक गई, लेकिन किसी ने मेरे साथ कोई पेपर शेयर नहीं किया, ठीक है। तो अभी चलें थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं हम।
ओके, डिफरेंट मेथड आपको पता है कि टीचिंग एंड लर्निंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें लेक्चर मेथड आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो है लकीली मैंने ये पोस्ट आर एन को भी टीचिंग लर्निंग पढ़ा रही थी, तो उनके कंटेंट का हिस्सा है लेक्चर मेथड। उसके लिए मैंने पीपीटी रेडी करके रखी हुई थी। तो लेक्चर मेथड से रिलेटेड भी जो है वो चीज़ें आपके एग्जाम्स में आई हुई हैं, तो इसलिए शॉर्टली हम लेक्चर मेथड को देख लेते हैं, वो भी आपको पढ़ा देते हैं। Lecture method क्या है? Basically, a lecture is an oral presentation bridging verbal communication with writing and newer media technologies to provide flexible, adaptable and contemporary method to deliver content. Simple lecture जो है most common use होने वाला method है, traditional method भी कहा जाता है जिसे। सिंपली आप इसमें वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं और उसके साथ ऑब्वियसली राइटिंग, यानी अगर बोर्ड यूज़ कर रहे हैं उस पर आप राइटिंग करते हैं, और साथ में एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो AVAs हैं वो भी हम लेक्चर के दौरान जो है वो इस्तेमाल करते हैं। It is a teacher-controlled and information-centered approach in which the teacher works as a sole resource in classroom instruction. आप सबको पता है, अगर हम ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड की बात करें तो वो बड़ा टीचर कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि टीचर खुद सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला टीचर ही होता है, सोल रिसोर्स होता है, और उसकी जो सारी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल टीचर ही कर रहा होता है। इन द लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर द पैसिव लिसनर्स. Lecture method is most commonly followed in colleges and schools in big classes. This method is not quite suitable to realize the real aim of teaching science. यानी obviously अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, हमें डेमोन्स्ट्रेशन, रीडेमोन्स्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादातर साइंस की जो टीचिंग है उसमें ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। लेक्चर मेथड का पर्पस क्या है? लेक्चर मेथड सर्व्स 4 बेसिक पर्पस: टू मोटिवेट, टू क्लैरिफाई, टू रिव्यू एंड टू एक्सपेंड। यानी ऑब्वियसली सिंपल, हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल लेक्चर के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं। किस तरह? हम ऑब्वियसली डिस्कशन कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ जो है उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सकते हैं। लेक्चर के थ्रू कोई भी कॉन्सेप्ट आप अपने स्टूडेंट्स को क्लियर कर सकते हैं, चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे समटाइम हम अगर फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, तो सेकेंड ईयर में आके जब हम HN या पैथो पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी को रिव्यू करते हैं ना, जो चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं उसको रिव्यू करने के लिए भी हम लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रीवियसली कोई चीज़ आप कोई किसी भी टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उसको फर्दर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्लानिंग के बगैर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, तो जब भी आप लेक्चर को प्लान करें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। खुद से कुछ सवाल पूछें और उन सवालों के आंसर्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप किसी भी लेक्चर को जो है वो प्लान कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर अ लेक्चर द टीचर मस्ट बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु मीन्स आपके ऑडियंस कौन है, why, what is the purpose of your lecture। जैसे भी मैंने पीछे आपको 4 डिफरेंट पर्पस, मेन पर्पस बताया, उनमें से कोई भी पर्पस हो सकता है। कितने लंबा आपका लेक्चर होगा, कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, ऑब्वियसली आपको उसके अंदर ही अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। और आपका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बहुत
کامن سی چیزیں ہیں، اس لیے میں جو ہے اس کو کنٹینیوسلی آپ کو پڑھا رہی ہوں. جہاں بھی آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئے آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. لیکچر میتھڈ کے لیے کچھ ٹپس کا فالو کرنا بہت ضروری ہے، جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ لیکچر میتھڈ کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. ہمارا جو لیکچر میتھڈ ہے وہ بہت اچھا سا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے پہلے سے اپنے آڈینس کو جج کر لیا ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آڈینس کون ہے. کیونکہ دیکھو بیٹا، ایڈلٹ ہیں یا بچے ہیں، دونوں کا کیلیبر ڈفرینٹ ہوتا ہے، دونوں کی کریکٹرسٹکس الگ ہوتی ہیں. تو اگر آپ اپنے آڈینس کو پہلے سے اسیس کر لیتے ہیں تو یہ کچھ ٹیچنگ ٹپس ہیں آپ کے لیکچر میتھڈ کو افیکٹو بنانے کے لیے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پہلے سے آپ کے آڈینس کون ہے، کیا سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں. ظاہر ہے اگر میتھس پڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بورڈ یوز کریں گے، اس پہ کیلکولیشنز کریں گے، بتائیں گے، سکھائیں گے. سائنس کا کوئی سبجیکٹ ہے تو آلدو آپ لیکچر ضرور ڈلیور کریں گے، ٹریڈیشنل میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ڈائیگرامس بنانے کے لیے بورڈ یوز کر سکتے ہیں، آپ کوئی اے وی ایڈس یوز کر سکتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، کتنے ٹائم میں کتنے آبجیکٹیوز آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں، کور کرنے ہیں. آپ کا پوسچر اور جیسچر بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں بس ٹھیک ہے جی، بچوں کی طرف بیک ہے، بورڈ کے اوپر کچھ لکھ رہے ہیں، یا بالکل ہی لیزی قسم کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے، آپ اچھے جیسچرز نہیں دے رہے. تھوڑا سا ٹریڈیشنل میتھڈ ہے، بورنگ میتھڈ ہوتا ہے، تو اس میں ٹیچر کے پوسچر اور جیسچرز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اور وائس کلیئر ہونی چاہیے، آڈیبل ہونی چاہیے. بس آپ کھڑے ہوئے آہستہ آہستہ سے بول رہے ہیں، اتنی بڑی کلاس ہے 50 اسٹوڈنٹس کی، کلاس میں جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان کو آپ کی آواز نہیں جا رہی، تو آپ کا لیکچر جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہو سکتا. اور اسٹوڈنٹ کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو اوبیسلی بہت بورنگ سا لیکچر ہوگا. اس میں یہی ہے کہ آپ کے جیسچرز اچھے ہوں گے، آپ اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں گے تو آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے. اور اے بی ایڈس جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی تھی، آپ یوز کر سکتے ہیں، پروجیکٹرز یوز کر سکتے ہیں، بورڈ یوز کر سکتے ہیں، فلپ چارٹس یوز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ اے بی ایڈس آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ نے پڑھا دیا ٹھیک ہے، جو بھی ٹاپک تھا اس کے بعد آپ ان کو کوئی گروپ میں اسائنمنٹ دے سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو بھی پتہ ہوگا، وہ دھیان سے آپ کی بات سنیں گے. ایٹ دی اینڈ جب آپ انہیں گروپ اسائنمنٹ دیں گے تو آپ ان کو ایویلویٹ کر سکیں گے کہ آپ کے بچوں نے آپ کے لیکچر سے کتنا لرن کیا. اور جو اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن میں آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے، یہ کچھ ٹپس ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے لیکچر میتھڈ کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو کوشچن یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ لیکچر میتھڈ کو آپ کس طریقے سے افیکٹو، یا پھر وہ کون سی چیزیں جس سے آپ کا لیکچر میتھڈ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا. دونوں چیزیں اب آپ اس میں سے چوز کر کے دکھ سکتے ہیں. لیکچر میتھڈ ڈفرینٹ جتنے بھی میتھڈز ہیں بیٹا، ان کے ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آ جاتے ہوتے ہیں ایگزامس میں. تو لیکچر میتھڈ کے فی الحال میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. لیکچرز آر دا کلچرل نارم آف adult education. It is a quite economical method. کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ کو ضروری نہیں ہے آپ ایویئرز نہ بھی یوز کریں، تو بڑا اکنامیکل میتھڈ ہوتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کوئی بہت ساری چیزیں اس کے اندر مطلب خرچ کرنا پڑے آپ کو، آپ استعمال کریں. اور اگر لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایٹ اے ٹائم آپ نے ڈیل کرنا ہے، تو یہ اچھا میتھڈ ہوتا ہے. آپ اس میتھڈ کے تھرو ڈیل کر سکتے ہیں. The knowledge can be imparted to students quickly and prescribed syllabus can be covered in short time. Lectures do not require extensive preparations. Great lecturers inspire their listeners. Lecturers can predict exactly what will happen during their speech. Learners know how to listen and take notes. Lectures allow the instructor maximum control of the learning experience. Lectures can be specifically organized to meet the needs of particular audience. Lectures appeal to those who learn by listening. کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں لیکچر میتھڈ کے. Lectures fail to provide instructors with feedback about the extent of student learning. In lectures, students are often passive because there is no mechanism to ensure that they are intellectually engaged with the material. Students' attention wanes quickly after 15 to 25 minutes.
Information tends to be forgotten quickly when students are passive. Uh, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, बार बार कह रही हूँ, पूछ लीजिएगा मुझसे. Lectures presume that all students learn at the same pace and are at the same level of understanding. Lectures are not suited for teaching higher orders of thinking such as application, analysis, synthesis, or evaluation, for teaching motor skills, or for influencing attitudes or values. Lectures require effective speakers. Lectures emphasize learning by listening. What is the disadvantage for students who have other learning styles? Evaluate कर सकते हैं हम lecture को through the speaker's content, expertise, the language which is used, the degree of transparency of presentation, use of audio-visual aids, attention and intellectual participation of pupils. इन 3-4 methods के through हम जो lectures हैं उन्हें evaluate कर सकते हैं. तो ये शॉर्ट सा छोटा सा लेक्चर मेथड के बारे में चीज़ें थी, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है. ठीक है. थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, दैट इज़ अबाउट, मैंने खैर डिटेल में प्रेजेंटेशन बनाई है, लेकिन आपको फिलहाल इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ. चलिए, माइक्रो टीचिंग के बारे में कुछ आइडिया है आपको? माइक्रो टीचिंग क्या होता है? जी, माइक्रो टीचिंग के बारे में बेटे अंदाजा है? किसी को आइडिया है क्या होता है माइक्रो टीचिंग? ओके, अच्छा, टीचिंग और लर्निंग की जो डेफिनेशंस हैं बेटा वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी थोड़ा सा यहीं से आपको पढ़ा देते हैं. टीचिंग और लर्निंग की डेफिनेशंस भी एग्जाम्स में आई हुई हैं, तो आ सकती हैं. मैं सब कहने का ये है कि बड़ी कॉमन सी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम समटाइम समझ रहे होते हैं कि ये बहुत लाइट होने ले रहे होते हैं हम, लेकिन वो एग्जाम्स में आई हुई हैं वजह से. तो इसलिए टीचिंग क्या है? टीचिंग इज नॉट merely imparting knowledge to the students, not merely giving advice. Teaching is not passing only the information to the students, and teaching is not only sharing our own experiences. The best approach to understand the nature of teaching is establishing a harmonious relationship between teacher, student, and the subject. Teaching is basically the activity of facilitating learning. यानी सिर्फ टीचिंग ये नहीं है कि आपने अपने एक्सपीरियंस किसी बच्चे के साथ शेयर कर दिया तो आप कहेंगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, मैंने टीचिंग का काम कर दिया, या मैंने कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर दी, दैट इज़ टीचिंग. या मेरे पास जो भी नॉलेज था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया, दैट इज़ टीचिंग. नो, टीचिंग इज़ बेसिकली फैसिलिटेटिंग लर्निंग टू इंश्योर
کہ ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، آپ نے انشور کرنا ہے کہ انہوں نے کچھ لرن کیا ہے آپ سے. Effectiveness in teaching does not relate to teachers, obviously age, sex and teaching experience. One can become an effective teacher irrespective of all these things. Um, سم ٹائم ٹیچنگ میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ٹیچنگ کو افیکٹولی بنا سکتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو لیکچر میتھڈ میں بتایا کہ افیکٹو ہم کس طرح سے اپنی ٹیچنگ کو یا لیکچر کو کس طرح سے افیکٹو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ چیزیں یہ بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے ٹیچنگ کے اوپر. دیکھو بیٹا میں آپ کو جو میں نے جیسے اسپیسیفائی کر کے لیکچر میتھڈ کو افیکٹو بنانے کا طریقہ بتایا، اگر آپ کو کوئی ایسا کوشچن آ جاتا ہے کہ ٹیچنگ کو کیسے آپ افیکٹو بنائیں گے یا کسی اور میتھڈ کے بارے میں پوچھ لیں گے، تو یو آر دا اسٹوڈنٹ آف تھرڈ ایئر. آپ کے اندر اتنی کامن سینس ہونی چاہیے کہ آپ چیزوں کو لنکڈ کر کے تھوڑا سا ان کو چینج کر کے آپ کے کوشچن کے اکارڈنگلی آنسر کر سکیں. اب جیسے وہاں میں نے لیکچر میتھڈ کو افیکٹو بنانے کا طریقہ بتایا، یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹیچنگ میں کون کون سے ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیکچر میتھڈ کو یا کسی بھی قسم کی ٹیچنگ میتھڈ کو یا اوور آل ٹیچنگ کو ڈیفیکٹو کر سکتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر بڑے ٹوکیٹو ہوتے ہیں، وہ بھی خود بولتے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹی نہیں دیتے کہ وہ بیچ میں پارٹیسپیٹ کریں یا آپ کے ساتھ کوئی بات کریں. یا پھر اونلی میموری لیول، یعنی ڈیورنگ کلاس روم انٹریکشن ٹیچر ٹین ٹو پروموٹ موسٹلی لرننگ ریکوائرنگ میموری لیول تھنکنگ. یعنی وہ صرف کچھ ٹیچر اس قسم کے ٹیچنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں کہ وہ صرف ان کی میموری کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو انہانس نہیں کرتے، یعنی وہ صرف چیزوں کو میمورائز کریں بچے. اسی طرح سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم انفارمیشن بہت زیادہ دے دیتے ہیں، مطلب ایک دم سے نا جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں، لیکن اس کی ایکسپلینیشن کم دیتے ہیں. اسی طرح سے لیس چانس آف انکریجمنٹ، ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں انکریج نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں، یا اگر انہوں نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے کچھ اچھا ہمارے ساتھ شیئر کیا تو ہم انہیں انکریج نہیں کرتے. اور نو پلاننگ، یہ تو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا، پلاننگ کے بغیر آپ کبھی بھی اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے. آپ نے لیسن پلان نہیں بنایا، آپ نے پلاننگ نہیں کی، آپ نے جو بھی میں نے آپ کو کوشچنس بتائے آپ نے ان کا آنسر نہیں تلاش کیا، آپ کتنا ٹائم لیں گے، آپ کے کیا آبجیکٹیو ہوں گے، آپ کے آڈینس کون ہے، آپ کون سا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، یہ سب پلاننگ میں شامل ہے. یہ نہیں کریں گے تو آپ کا جو لرننگ کا یا ٹیچنگ کا پروسیس ہے وہ پورا کا پورا ڈیفیکٹو ہو جائے گا. اسی طرح اب لرننگ کیا ہے؟ لرننگ بیسیکلی چینج ان بیہیویئر ہے that is brought about by an activity, training or experiences. Learning never ends. Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. Effective learning is based on what the learner already knows. لرننگ ہوتی کس طرح سے ہے؟ جیسے ابھی بتایا آپ کو کہ اسٹڈی کر کے بھی ہم نالج کو obviously ایکوائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Learning happens and knowledge is generated in an environment where interaction between teacher, students and content take place in interactive ways. یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا، صرف ٹیچر بولتا رہے گا کوئی فائدہ نہیں، انٹریکشن ہونا چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ انہانس ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کے اندر. How learning happens. Research around the world also suggests کہ 20% ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جو ہم سنتے ہیں، read clear. 30% وہ چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور 50% ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جو ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں اور ایٹ اے ٹائم اپنی کچھ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور 90% ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جو ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور ہاتھوں سے پرفارم بھی کرتے ہیں.
अच्छा, जो माइक्रो टीचिंग आपको पता होना चाहिए. Dr. Allen and his group evolved micro teaching in 1963 in America. होता क्या है माइक्रो टीचिंग? द टीचिंग ऑफ अ स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट such as 6 to 10 in numbers in a small time. यानी नाम से समझ आ रहा है जिससे वही माइक्रो है. स्टूडेंट भी थोड़े से हैं, टाइम भी थोड़ा सा है, कंटेंट भी थोड़ा सा है. टाइम 5 to 7 minutes का है. This is micro teaching. It is a skill training technique. It is a short session teaching to train inexperienced student teacher for acquiring teaching skills to improve the skills of experienced teachers. माइक्रो टीचिंग क्या है समझ आ गई? सिंपल. स्मॉल कंटेंट भी कम है, ठीक है, स्टूडेंट भी कम है, स्मॉल ग्रुप है और टाइम भी कम है. और यूजुअली इसमें कोई ना कोई स्किल हम सिखा रहे होते हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल वर्बल टीचिंग भी हो सकती है, वो शॉर्ट सेशन होता है. अब एक चीज़ टीचिंग लर्निंग की डेफिनेशंस आपको पढ़ा दी मैंने, और मैंने आपको बता दिया इफेक्टिव और डिफेक्टिव दोनों किस्म की टीचिंग्स आपको मैंने पढ़ा दी. अब माइक्रो टीचिंग क्या है उसकी डेफिनेशन वो आपको समझा दिया. माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है वो भी आपको पता होना चाहिए. 6 स्टेप हैं इसके. माइक्रो लेसन प्लान में टेक 2 hours a day. यानी वो तो आपका लेसन प्लान है ना, आपने बनाना है, पहले से बनाना है. 5 minutes आपका टीचिंग का टाइम है. स्टेप 2 आप उन्हें जो भी टीच करना चाहते हैं आपने टीच कर दिया. फिर आपका फीडबैक सेशन है. आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद उनका फीडबैक लिया 5 minutes में. आपको समझ आया कहाँ लैकिंग्स है, मैंने क्या पढ़ाया था, बच्चों ने कितना लर्न किया, नहीं किया. फिर 10 मिनट लें, दोबारा से चीज़ों को प्लान करें, रीप्लान करें. क्यों? क्योंकि आप फीडबैक ले चुके हैं. जहाँ पे भी आपको लैकिंग नज़र आए, अब उसके लिए आप फिर से प्लान कीजिए. फिर से आप अगले 5 मिनट में जो है वो दोबारा से टीच कीजिए ग्रुप को, और फिर से रीफीडबैक, दोबारा से आप फीडबैक दें. अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का टाइम तो पूरे उसमें, यानी आपका टीचिंग भी हुई, फीडबैक हुआ, फिर जहाँ चीज़ें लैकिंग थी आपने रीप्लान, दोबारा से प्लान किया, दोबारा से टीच किया, दोबारा से फीडबैक लिया. तो ये माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा आपका एक एविएट्स से रिलेटेड है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. आपके लिए भी सेंड से हो जाए. उसके बाद एक टॉपिक और जो है वो एविएट्स का मैं आपको डिटेल में पढ़ाना चाह रही हूँ कि उसमें मैं तमाम जो एविएट्स हैं उन्हें एड ऑन करके तो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपके साथ मैं शेयर करूँगी. तो अभी जो चीज़ें बता दी हैं, माइक्रो टीचिंग, उसका साइकिल, टीचिंग लर्निंग का डेफिनेशंस आपको बता दी. आपको बताया इफेक्टिव डिफेक्टिव टीचिंग या कोई भी टीचिंग मेथड को किस तरीके से इफेक्टिव या डिफेक्टिव हम करते हैं. लेक्चर मेथड के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया. और अब ये है कि इंशाल्लाह जिस तरह से और चीज़ें कुछ रिमेनिंग है वो भी आपको संगत के बाद देखें किस हिसाब से चीज़ें रहती हैं आपके साथ शेयर करेंगे. अभी सब अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए और इंशाल्लाह फिर बुध वाले दिन आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा. पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ. 45 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और 45 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज और एससीक्यूज होंगे. 45 के. ठीक है जी. चलिए अपनी अटेंडेंस मार्क करवाते हैं.
اوکے جی اسٹوڈنٹس، آپ کی اٹینڈنس ہو گئی ہے. آپ کوئی کوئی اس سے ریلیٹڈ تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ.